गुड आफ्टरनून सबके लिए। कैसे हैं वे लोग? आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास? गुड आफ्टरनून सबके लिए कैसे हैं वे लोग? चलो थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, इसी से काम चला लेंगे। यस। वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले सेशन में आपके साथ। शुरू करें। एक क्लास कर लेते हैं हम लोग। गुप्तों की जो सत्ता उदय हुई भारत में, और गुप्तों की सत्ता से पूर्व हमने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ गणराज्यों पे हमारी चर्चा आपके साथ में होनी है। जैसे कि वाकाटक वंश था, कदम वंश था, एक भारसिक नाग वंश था। आप पीछे देख रहे हैं कि मैंने एक टाइटल डाला हुआ है। पिछली क्लास में आप लोग इसमें पढ़ चुके थे। कई सारे दिन से आपकी क्लास नहीं हुई है, हो पाई थी। थोड़ी सी पारिवारिक व्यस्तता थी। दादी जी का देहांत हो गया। मैं आपको बताता रहता था कई बार क्लासेस। वही परेशानी चल रही है, कभी भी छुट्टियों पे जाना पड़ सकता है। लेकिन अब आपके 10-15 दिन खराब करने से मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम एक दो क्लास के माध्यम से अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। लास्ट में जो पढ़ा रहा था आपको इसमें, हमने बात की थी वीरसेन नाम के एक शावक की, जिसने कुषाणों को परास्त करके, और मैंने आपको बताया था कि मथुरा से लेकर के मिर्जापुर तक का जो इलाका था, वहां पे कांतीपुरी नाम का एक स्थान था, जहां पे इन्होंने अपनी राजधानी की। नागवंशीय राजा भी इनको हम लोग कहते हैं, भारसिक वंश भी इनका नाम था। और इन परिस्थितियों में किस तरीके से ये सत्ता में आए थे और इन्होंने काफी समय तक शासन किया था। अब ये किन में जाकर के मिल गए, और इनके बाद अगला कौन सा वंश निकल करके आया, वो सारी कनेक्टिविटी की क्लास में आज आपको करवाने वाला हूं। मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि किस तरीके से इन्होंने जो है अ, 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कुषाणों को परास्त किया था। कुषाणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। अगली हेडिंग आप बनाइए। इसके बाद ये मगध की ओर विस्तार करते हैं। गंगा यमुना के आसपास ही मगध, गंगा घाटी में ही पड़ने वाला एक इलाका पड़ता है मगध। तो गंगा यमुना के जो प्रदेश थे, वहां से कुषाण शासन से पूरे तरीके से इन्होंने कुषाण शासन को गंगा यमुना के प्रदेशों से हटा दिया। लेकिन जब इन्होंने कुषाण शासकों को हटा दिया, प्रॉपर वे के जो कुषाण शासक थे, उसके बाद भी ऐसा सुनने में आया था कि एक वनस्पर नाम का व्यक्ति था, और उस वनस्पर नाम के व्यक्ति ने और उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने एक क्षत्रप के तौर पर मगध पर आगे तक शासन किया था। और इन्होंने, जो वनस्पर नाम का व्यक्ति था, पुराणों में इनके वंश को मुरुंड वंश का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? मुरुंड वंश का नाम दिया गया है। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसमें आपके साथ। देखिए, हम बात कर रहे थे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग मगध पर विजय। जो आपने लास्ट लिखा वहीं से कंटिन्यू करेंगे, मगध पर विजय। फारसी एवं नागों द्वारा, फारसी एवं नागों द्वारा गंगा घाटी से, गंगा यमुना घाटी से जब कुषाणों का उन्मूलन कर दिया गया, तब, जब इनका उन्मूलन कर दिया गया, तब उसके बाद
का इतिहास पुराणों में प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार कुषाणों के बाद कुषाणों के बाद मगध पर वनस्पर, नाम याद रखना, वनस्पर नामक एक क्षत्रप एवं उसके उत्तराधिकारियों उत्तराधिकारियों द्वारा शासन किए जाने का उल्लेख मिलता है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, इस बोर्ड पे बहुत अच्छी नहीं आती है। अब यार ठीक है भाई, एक बात बताओ वीरपाल जी, क्या करें? दादी के हम बहुत लाडले थे, दादी हमारी चली गई छोड़ के, कई दिन बहुत परेशान रहे, 2 दिन खाना पीना भी नहीं खाया, क्या फर्क पड़ा? दादी वापस तो नहीं आई। आपके पास बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो दिवाली तक अब छुट्टियां ही छुट्टियां हो सकती है। लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ यार, मुझे चिंता है आपकी, मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए मिल करके। ठीक है, थोड़ा सा आपके बीच में रहूंगा तो मेरा वो दुख भी बट जाएगा, और एक पन दो का आपकी क्लास भी हो जाएगी। ये सब परिवार वालों ने ही प्रेशर देके मुझे यहाँ खड़ा किया है, भेजा है, मेरा मन नहीं था बिल्कुल क्लास में आने का। दादाजी हैं, पिताजी, दादाजी, चाचा जी, सबने फोर्स किया कि यार बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो, अब तुम 3 दिन से हमारे बीच बैठे रहते हो, ठीक है तुम 2-2 घंटे पढ़ाना शुरू करो। तो मैंने ठीक है सर, घर के बुजुर्गों का जैसा मानना, और फिर आप भी फैमिली के सदस्य हो तो ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये लिखिए आप, हैंडराइटिंग थोड़ा एडजस्ट करना, इसमें बहुत अच्छी नहीं आती है उस बोर्ड के बजाय, और बाकी ये सब अच्छा है। तो अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि वनस्पर नाम का एक व्यक्ति, अब जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई हम मगध तक पहुंच गए, मगध पर भारतीयों ने अपनी विजय प्राप्त कर ली। मतलब मगध के आसपास के क्षेत्र में पहले हमने बात की कि जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र था, वहां पर नागों ने विजय प्राप्त करके जो लास्ट वाले कुषाण थे उनका उन्मूलन कर दिया। अब उस उन्मूलन के बाद की स्थिति क्या है कि फिर वही मगध पे कौन आया? तो मगध पे हमें पुराणों में एक इतिहास मिलता है। वनस्पर, आप बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहली बार पढ़ रहे होंगे। वनस्पर एक क्षत्रप था और उस क्षत्रप के उत्तराधिकारियों ने यहाँ पे शासन किया। अब यहाँ पर कुल 13 राजा हुए थे, और इनको पुराणों में मुरुड वंशीय राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? इस बात को ऐसे लिखेंगे कि पुराणों में वनस्पर के वंश को क्या नाम दिया है? मुरुंड वंश नाम दिया है। मुरुंड वंश नाम दिया है। मुरुंड वंश नाम दिया है। तो याद रखना, मुरुंड वंश के साथ तो वनस्पर के वंश को पुराणों में मुरुंड वंश नाम दिया गया है। वन लाइनर लिख लो आप, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। इसमें कुल 13 राजा हुए, इस वंश में कुल 13 राजा हुए हैं। इसमें कितने राजा हुए? 13 राजा हुए थे, ठीक है ना? इन 13 राजाओं में, या इन 13 राजाओं के द्वारा
पाटलिपुत्र पर शासन किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र पर शासन किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनने के बहुत अच्छे चांस हैं। इन्होंने 245 ईस्वी के आसपास 245 ईस्वी के आसपास 245 ईस्वी के आसपास हूनान उपनिवेश हूनान उपनिवेश का एक राजदूत पाटलिपुत्र आया था। पाटलिपुत्र आया था। पाटलिपुत्र आया था। कहा गया है कि उस समय पाटलिपुत्र में मुरुंड या मुलुन, कई जगह मिलन, मिलन तो नहीं है, मुलन, मुलन नाम, मुलन राजा का शासन था। मुलन राजा का शासन था। मुलन राजा का शासन था। बाद में पाटलिपुत्र के राजा द्वारा, ये सब पढ़ना, या ईशु, या ईशु, यीशु देश के घोड़ों के साथ 4 राजदूत हूनान उपनिवेश में भेजे थे। हूनान उपनिवेश में भेजे थे। लिखिए भाई एक बार फटाफट से। हूनान उपनिवेश में भेजे थे। मुरुन शब्द का जो अर्थ है वह शासक होता है। शासक या स्वामी। अब ये जो लोग थे मुरुन, ये सब कुषाण क्षत्रपों में ही काउंट किए गए। ये किन में काउंट किए गए? सब कुषाण क्षत्रपों में भी काउंट किए गए थे। अर्थात पाटलिपुत्र के कुषाण क्षत्रप ही कुषाण क्षत्रप ही मुरुंड शासक कहलाए। क्या हुआ? पाटलिपुत्र के कुषाण क्षत्रप ही मुरुंड शासक कहलाए थे। नेक्स्ट लिखिए। 275-76 ईस्वी के आसपास
इन कुषाण क्षत्रपों का शासन भी पाटलिपुत्र से समाप्त होता है। समाप्त होता है। तो आपको यहाँ से एक चीज कनेक्ट करनी है कि भाई कुषाण बहुत अच्छे तरीके से शासन कर रहे थे, और मैंने आपको बताया कि मुरुंड एक वंश आया, वनस्पर नाम का एक क्षत्रप आया था। और कुषाण, एक तो आपने कुषाणों की जो वंशावली पढ़ी, कनिष्क के जो वंश में प्योरली उसकी जो उत्तराधिकारी थे, उनके बाद पाटलिपुत्र पे शासन करने वाले व्यक्ति वनस्पर, और वो एक क्षत्रप था, तो कुषाणों का क्षत्रप मान लिया हमने उसको। होगा कोई प्रांतपति, उसने पाटलिपुत्र पर मुरुंड वंश के नाम से शासन किया, और 13 राजा हुए इस वंश में, 13 के 13 ने शासन किया। अब सिचुएशन ये आती है कि भाई ये लोग गए कहाँ, आगे कहाँ गए, ठीक है ना। आगे कहाँ गए हैं, तो मैंने आपको बताया कि 275-76 के आसपास कुषाण वंश का शासन, यानी कुषाणों का शासन समाप्त हो गया। अब सिचुएशन आती है, इस वंश के शासन को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है, वो वाकाटक वंश के एक व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम विंध्य शक्ति है। क्या है? विंध्य शक्ति। अब ये विंध्य शक्ति बीच में से कहाँ से आया? तो हम कौन सा वंश पढ़ रहे थे? भारसिव नाग वंश पढ़ रहे थे। तो भारसिवों के सामंत वाकाटक हुआ करते थे। भारसिवों के सामंत वाकाटक हुआ करते, तो भारसिव ऊपर की पावर थे। तो हम भारसिवों के अंतर्गत ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि मगध पर विजय कैसे प्राप्त हुई। तो मैंने आपको ये बताया कि 275-76 ईस्वी के आसपास कुषाण क्षत्रपों का शासन भी पाटलिपुत्र से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब इसका श्रेय किसको जाता है? यहां से बढ़ेंगे आगे। इसका श्रेय वाकाटक वंश के प्रवर्तक विंध्य शक्ति, वाकाटक वंश के प्रवर्तक विंध्य शक्ति को जाता है। और नीचे अपन एक नोट डाल देंगे कि वाकाटक भारसिवों के सामंत थे। पहली बात तो लोग वाकाटक ही बहुत कम पढ़ाते हैं, और वाकाटक पढ़ाते हैं तो डायरेक्टली वो लोग ये बता देते हैं कि वाकाटक स्टार्ट कर लो। वाकाटक कहाँ से है? तो मैं आपको एक एक चीज कनेक्ट करके लेके चल रहा हूँ। अभी मैं आपको कदम वंश पढ़ाऊंगा, जहाँ मयूर शर्मन और ये सब आएंगे। तो ये गुप्तों के बाद में, अब यहाँ से ये मान लो कि गुप्तों की भी नींव लग रही है, तो उसे पूर्व की जस्ट स्थिति क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो कुषाणों में सामंत देखोगे आप, तो गुप्त भी कुषाणों के सामंत थे। तो धीरे धीरे वो पावरफुल हो जाएंगे, और कैसे पावरफुल होंगे, इस पूरे सेशन में 2-3 क्लास में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। अब इसको आप समझ चुके हैं यहाँ तक कि वाकाटक अब रोल में आ जाएंगे, आगे हम वाकाटक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। भारसिव राजाओं की प्रेरणा से ही, भारसिव राजाओं की प्रेरणा से ही, भारसिव राजाओं की प्रेरणा से ही विंध्य शक्ति ने पाटलिपुत्र के, एक प्रश्न तो यहीं से बन गया, पाटलिपुत्र के मुरुंड शासकों का दमन करने वाला शासक कौन था? तो विंध्य शक्ति। पाटलिपुत्र के मुरुंड शासकों, भारसिव राजाओं की प्रेरणा से ही विंध्य शक्ति ने पाटलिपुत्र के मुरुंड शासकों को, एक शब्द दूंगा मैं आपको, कांतिपुर। किस किस को याद है भारसिवों की राजधानी? कांतिपुर सेकंड राजधानी, बाद में मिर्जापुर वाले इलाके में बनाई थी, वो थी ये। और पद्मावती इनकी पहली राजधानी थी, हाँ, भारसिव शासकों की, जो मैं पहले आपसे बात किया था उसके। तो मुरुंड शासकों को कांतिपुर के अधीन ला दिया। कहने का मतलब क्या है
कि भाई अब जो है पाटलिपुत्र के वो मुरुंड शासक भी भारसवों के अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है ना। अर्थात पाटलिपुत्र को जीतने के पश्चात भारसवों ने पूर्व की ओर अपना राज्य विस्तार किया, पूर्व की ओर अपना राज्य विस्तार किया, अर्थात अंग की राजधानी डायरेक्टली लिख देता हूं, चंपा नगरी, अंग की चंपा नगरी को भी इन्होंने क्या किया, विजित किया, इन्होंने विजित किया, अंग की चंपा नगरी को भी इन्होंने विजित किया हुआ था। नीचे लिखेंगे, परंतु मगध पर भारसवों का शासन अधिक समय तक नहीं चल सका, अधिक समय तक नहीं चल सका, क्योंकि जिस प्रकार क्योंकि जिस प्रकार पूर्वी बंगाल में यौध्य, अर्जुनायन जैसे गढ़ मीन्स गणराज्य होता है, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, वैसे ही उत्तरी बिहार में इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर लिच्छवी भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। समुद्रगुप्त की मां लिच्छवी गणराज्य की ही कन्या होगी, उनकी बात हो रही है। लिच्छवी भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। लिच्छवी भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे। इस समय लिच्छवी गण यौध्य गण के समान ही यौध्य गण के समान ही शक्तिशाली था,
यही कारण था कि आगे चलकर लिच्छवियों ने आगे चलकर लिच्छवियों ने पाटलिपुत्र पर शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। बेटा अब मुझे एक बात बताओ कि इस मगध की विजय को आपने समझा कि पहले यहाँ कुषाण थे, कुषाणों की स्थिति से पहले यहाँ पुष्यमित्र शुंग वगैरह ये सब थे, उससे पहले मौर्य वंश था, शुंगों के बाद जो अपनी स्थिति बनी, मौर्यों के अवशेष में शुंग, कड़व आए, चेदी वंश, ये सब आंध्र सातवाहन वंश, फिर विदेशी सत्ता हावी होती है। और विदेशी सत्ता जब हावी हो जाती है तो विदेशी सत्ताओं के समय क्या सिचुएशंस बनी, भाई कुषाणों ने एक बड़ा जो है अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। तो कुषाणों की स्थिति आपने देखी, कुषाणों के क्षत्रपों में मगध पर शासन करने के लिए वनस्पर जैसे क्षत्रप के बारे में मैंने आपको बताया, और फिर आपको ये भी बताया कि भाई वनस्पर के उत्तराधिकारी पुराणों में उनको मुरुंड वंश कहा गया। पाटलिपुत्र पर 13 मुरुंड राजाओं के द्वारा शासन किए जाने का उल्लेख मिलता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि विंध्य शक्ति जो कि भारतीय वंश के अधीन एक शासक था, जो कि वाकाटकों का शासक था, वाकाटकों की शक्ति को आगे बढ़ाता है। विंध्य शक्ति ने भारतीय राजाओं से प्रेरणा लेकर, भारतीय राजाओं के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से उन क्षत्रपों को पाटलिपुत्र से खदेड़ दिया, और फिर उन्होंने अपना अंग तक, चंपापुरी तक भी विस्तार किया हुआ था। देन उसके बाद मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि भाई फिर जैसे पूर्वी बंगाल की तरफ योद्धे अर्जुनायण जैसे गणराज जो है वो हमारे क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, वैसे ही उत्तरी भारत में भी अराजकता का युग था, क्योंकि अभी ये बहुत स्ट्रांग नहीं हुए थे। तो इनकी इस अराजकता का फायदा उठा करके लिच्छवी ने अपने आप को पावरफुल किया, और लिच्छवी योद्धाओं की तरह ही पावरफुल थे। आगे चल करके लिच्छवियों ने अब किसको कैप्चर कर लिया, पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो भाई लिच्छवी किस तरीके से पाटलिपुत्र पर आकर के अपना शासन जमा लेते हैं। लिख बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके। नोट डाल के एक लाइन और लिखाऊंगा। पुराणों में मुरुंडों के साथ, मुरुंड शासकों के साथ व्रात्य वृषल शब्द का प्रयोग भी किया गया। व्रात्य वृषल का उल्लेख आपको मिल जाता है, ठीक है ना, व्रात्य वृषल का उल्लेख मिल जाता है। अब ये व्रात्य वृषल कौन थे, सुनिएगा। संभव क्या, ये लोग संभव है, यानी संभव या ये लोग कौन थे, ये लिच्छवी थे। संभव क्या, ये व्रात्य वृषल पुराणों में जो शब्द है वो लिच्छवी थे, ठीक है ना। एक इसी में नोट ये और आएगा कि विशाख दत्त, और विशाख दत्त का आपको मिलता है क्या, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, उस मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में आपको याद होगा कि मौर्यों को कुशल कहा गया है। मौर्यों को क्या आया है, एक शब्द दिया गया है मौर्यों के लिए, प्रशल शब्दावली इसमें मिलती है आपको। तो ये वही वाली प्रशल शब्दावली, ठीक है ना। ये कहा जा सकता है कि पुराणों में आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछा जाता है कि पुराणों में किसको वृषल कह करके बुलाया गया है। याद रखना, पुराणों में मौर्यों को वृषल नहीं कहा गया, पुराणों में किसको वृषल कहा गया, लिच्छवियों को वृषल कहा गया है। तो अब आपने एक चीज समझ ली कि भैया वहां पे कैसे एक शासन आ गया था। और अब हम डायरेक्टली जो बात करेंगे वो वाकाटक वंश पे बात करेंगे कि वाकाटक वंश, अब यूं कहें तो कि हम आज जो है वाकाटक वंश ही पढ़ रहे थे, लेकिन नागराजाओं का बैकग्राउंड वाकाटकों से जुड़ा हुआ था, यस या नो। अधिकतर बच्चों सिचुएशन क्या है कि इतिहास का ये वो पार्ट है जिसकी लोग या तो उपेक्षा कर देते हैं या उनके जहन में ही नहीं था, इंक्लूडिंग स्टूडेंट भी और टीचर्स भी।
लेकिन मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं आज भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ना भी होता है। जब मेरे सामने से ये चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दूँ। बिकॉज़ मैं किसी गाइड के पैटर्न पे लेकर के आपको नहीं चलता कि एक गाइड में जो कुछ लिखा हुआ है, केवल वही आपको पढ़ा दिया जाए। हर चीज़ आपको आनी चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। कल को आप भी कहीं किसी स्कूल, कॉलेज को सुशोभित करोगे, किसी पद पे बैठोगे, तो वहाँ लगभग आपके पास हर चीज़, हर एक स्टूडेंट की क्वेरीज़ का जवाब होना चाहिए। तो ये अब एक कनेक्टिविटी बनी मगध पर शासन को लेकर के, और इस टाइम पर उत्तर भारत के राज्यों में मगध एक इम्पोर्टेंट राज्य था। इन पर अब हम वाकाटकों की बात करेंगे कि वाकाटक कहाँ से आए, और मगध के इस शासन में बाद में गुप्तों को भी हम लोग जोड़ेंगे, और गुप्त वंश से आगे आपका जो इतिहास है वो पूरा क्लियर होता चला जाएगा उत्तर भारत की स्थिति को लेकर के। दक्षिण भारत का एक अलग सिनेरियो चलता है पूरे तरीके से। संगम काल आपने पढ़ा, संगम के बाद में भी फिर इन टोल चेर ये सब पांड्य शासक रहेंगे, इनकी सिचुएशन क्या रहेगी, पे भी बात होती है। तो ये सब आपका एक कनेक्टिविटी में आ गया। अब आप एक नया राजवंश स्टार्ट करेंगे मेरे कहने से, और उस राजवंश का नाम लिखेंगे वाकाटक राजवंश। चलिएगा, लिखते हैं ऊपर। एक नया राजवंश स्टार्ट करिए, वाकाटक राज, वाकाटक राज, वाकाटक राजवंश। सबसे पहले हम लिखेंगे राजा प्रवरसेन। क्या नाम लिखेंगे? एक नाम लिखते हैं राजा प्रवरसेन, ठीक है ना? ध्यान रहे कि वाकाटक भारसिवों के सामंत थे, और आप भारसिवों के बारे में जान चुके हो। सामंत थे। इन सामंतों में हम विंध्य शक्ति की चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। बताइए, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? और भाई साहब, इसी विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवर्षण। क्या था? इस विंध्य शक्ति का पुत्र था राजा प्रवर्षण। अब आप ये बात बताइए, विंध्य शक्ति उनका सामंत था, और उसका बेटा कौन हो गया? उसका बेटा हो गया प्रवर्षण। ठीक है सर? अब इसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई, समझना इस बात को। प्रवर्षण आ गया, राजा प्रवर्षण से आप वाकाटक वंश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा सुना कि सब भारसिव है, और भारसिव में मैंने जो आपको समझाया कि भाई भारसिव कौन है। भारसिव नागवंश के राजा थे, और इनमें वीरसेन हुआ था 10 अश्वमेध यज्ञ किए। अब इन भारसिवों के सामंत वाकाटक, वाकाटक में विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति का बेटा प्रवरसेन। अब भारसिव राजाओं में एक राजा था भगवान नाम, उसकी केवल एक ही लड़की थी, इकलौती लड़की थी। ठीक है ना? इस प्रवरसेन का एक बेटा होगा आगे चल करके, उस प्रवरसेन के बेटे का नाम रहेगा गौतमीपुत्र। समझना इस बात को। तो ये जो राजा प्रवरसेन है, इस प्रवरसेन का एक पुत्र होगा, ठीक है ना? और वो व्यक्ति इसका कौन हो गया? पौत्र हो गया विंध्य शक्ति का। अब इस प्रवरसेन नाम के राजा के व्यक्ति का पुत्र का नाम है गौतमीपुत्र। अब ये सतकर्णी नहीं है, ये सतकर्णी नहीं है, ये गौतमीपुत्र इसका इकलौता बेटा है, सॉरी, इसका बेटा है प्रवरसेन का। और भारसिव राजाओं में, नाग राजाओं में भगवान नाम का एक राजा था, उसकी एक इकलौती लड़की थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। उस लड़की का विवाह जो है वो इस गौतमीपुत्र के साथ हुआ था, तो इनमें एक रिलेशन बन गया। वाकाटक पहले सामंत तो थे ही। अब इस दूसरी कहानी को समझिएगा। इधर मैंने आपको बात बताई कि भारसिव राजा, भारसिव राजा कौन था? भगवान। भगवान नाम का एक भारसिव राजा था। इस भगवान नाम के इस भारसिव राजा की इकलौती बेटी थी, ठीक है ना? इसकी क्या थी?
इकलौती एक पुत्री थी। इसकी क्या थी? एक इकलौती बेटी थी, इकलौती पुत्री। अब भाई साहब इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का विवाह। ये विवाह समझ में आया क्या आप लोगों को? ये बताइए। अब इन दोनों का विवाह हो गया, तो कहानी क्या थी? इस विवाह से, इन दोनों के इस विवाह से एक संतान पैदा हुई। ठीक है ना? इस विवाह से एक संतान पैदा हुई, और ये जो संतान थी, वो व्यक्ति था कौन? रुद्रसेन नाम का। कौन था? रुद्रसेन नाम का व्यक्ति। इसको समझिए, ये सारे कैरेक्टर आपको इतिहास में पढ़ने हैं अभी। इनसे एक संतान पैदा हुई, और वो संतान कौन सी पैदा हुई, इसको एज इट इज लिख लीजिए, ऐसे कैसे, रुद्रसेन था। ठीक है ना? अब सिचुएशंस क्या थी? चूंकि ये इकलौती थी, इसके कोई संतान नहीं थी, संतान, पुत्र संतान नहीं थी, पुत्र संतान नहीं थी, तो आपको ये समझ आ गया कि ये उत्तराधिकारी हो गया। इसका उत्तराधिकारी हो गया, नागों के राज्य का उत्तराधिकारी वाकाटकों का एक लड़का हो गया, जिसका नाम है रुद्रसेन। ये समझा रहा हूँ कहानी। एक हद तक जो वाकाटक विंध्य शक्ति के टाइम पे भारतीयों के सामंत हैं, अब केस बदल चुका है। भारतीयों में भगवान नाम का एक राजा होता है, उसके एक ही लड़की थी, लड़का कोई था नहीं, और विंध्य शक्ति का बेटा था प्रवरसेन, और प्रवरसेन का एक लड़का था गौतमी पुत्र। तो भगवान नाम के इस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में कर दिया? इस व्यक्ति गौतमी पुत्र के साथ में कर दिया। याद रखना, ये सतकर्णी नहीं है, सातवाहन वंश वाला। इस महिला से, इस पुरुष से, दोनों के विवाह से एक संतान हुई। संतान का नाम था रुद्रसेन। तो रुद्रसेन एक तरफ तो वाकाटकों के इस राज्य का जो सामंत स्वरूप राज्य था, का उत्तराधिकारी होता है, और दूसरा इसको विरासत में अपने नाना भारशिव भगवान की विरासत भी मिल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो गया? उत्तराधिकारी हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम लोग। अतः रुद्रसेन ही भारशिवों के दोहित्र होने के नाते, भारशिवों के दोहित्र होने के नाते, भारशिवों के दोहित्र होने के नाते क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, बहुत कुछ करके वो चला जाता है। ठीक है ना? अब इसमें एक सिचुएशन और बनी। रुद्रसेन के हाथ में भारशिवों का शासन है, भारशिवों का शासन है, और वाकाटकों का भी शासन है। दोनों का शासन है, लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? इस रुद्रसेन नाम के व्यक्ति की मृत्यु जो है, वो इसके प्रवरसेन के शासनकाल में ही हो गई थी। ठीक है ना? यानी कि गौतमी पुत्र की मृत्यु किसमें हो गई? भाई ये तो उत्तराधिकारी होगा, ये सॉरी, रुद्रसेन की मृत्यु नहीं, गौतमी पुत्र की मृत्यु। इसमें आगे लिखा देता हूं मैं आपको, लिखिए। परंतु गौतमी पुत्र की मृत्यु प्रवरसेन के जीवन काल में ही हो गई। प्रवरसेन के जीवन काल में ही हो गई। अतः जीवन काल में ही हो गई। अतः प्रवरसेन के नेतृत्व में भारसिव और वाकाटकों का राज्य एक ही हो गया। भारसिव एवं वाकाटकों का राज्य एक ही हो गया। क्योंकि आपको याद होगा, प्रवरसेन, प्रवरसेन का पुत्र गौतमी,
पुत्र अभी मैंने आपको बताया, और गौतमी पुत्र का पुत्र कौन था? रुद्रसेन। ठीक है? और रुद्रसेन इनका कौन था? दोहित्र था। ठीक है? और ये क्या हुआ था? इसी कारण उत्तराधिकारी हुआ था। अब ये तो भैया बच्चा है, पिताजी कौन है? ये हैं। इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो शासन किसके हाथ में चला गया? दादाजी के हाथ में चला गया। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? तो ये सिचुएशन आपको समझनी थी, ठीक है ना? तो भाई इसके हाथ में, रुद्रसेन के हाथ में क्या हुआ? नाना का राज्य आ गया, और दादा का राज्य तो पहले से ही था, तो दादा ने ही संभाल लिया पूरा का पूरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है ना? प्रवरसेन अब काफी विस्तृत साम्राज्य का राजा हो गया था। हुआ, इतिहास में इसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है। इतिहास में इसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है। इसने चारों तरफ अपनी विजय पताका फहराई। अगली लाइन में जो लिखाने जा रहा हूं उसको 4 बार अंडरलाइन कर लेना, प्रश्न आते हैं। तथा इस उपलक्ष्य में प्रवरसेन के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए। 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए। 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए, लिखिए फटाफट। चले आगे बढ़े। प्रवरसेन ने वाजपेय यज्ञ भी किया। प्रवरसेन ने वाजपेय यज्ञ भी किया। प्रवरसेन ने वाजपेय यज्ञ भी किया। प्रवरसेन की विजयों का मुख्य क्षेत्र मालवा एवं गुजरात था। मालवा एवं गुजरात था। काठियावाड़ और लिखा। गुजरात एवं काठियावाड़, एवं तो आ गया। काठियावाड़ था। मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ था। बंगाल एवं उत्तरी भारत से इस समय तक कुषाणों का शासन पूर्णतः समाप्त हो चुका था। पूर्णतः समाप्त हो चुका था।
पूर्णतः समाप्त हो चुका था, लेकिन एक चीज़ और थी कि गुजरात और काठियावाड़ में गुजरात एवं काठियावाड़ में अभी भी कुछ शक छत्रप शासन कर रहे थे। भाई अब आपको कुषाण और शक छत्रपों को खूज-खूज के तो मिटाने के लिए मेरा प्रयास है कि आपको सबको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे ये समाप्त हुए। प्रवरशेन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, अधिक है, कि उसने इन सब का उन्मूलन किया। कि उसने इन सब का उन्मूलन किया। अर्थात लगभग कहें तो चौथी सदी के प्रारंभ में ही चौथी सदी के प्रारंभ में ही प्रवरशेन द्वारा प्रवरशेन द्वारा इन सब को परास्त कर दिया गया। प्रवरशेन द्वारा इन सब को परास्त कर दिया गया। देखो भाई, भारसियों का शासक भगवान अपनी बेटी का विवाह करता है गौतमी पुत्र के साथ, और गौतमी पुत्र इसका बेटा था प्रवरशेन का। लेकिन प्रवरशेन के जीवन काल में गौतमी पुत्र की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। गौतमी पुत्र की एक संतान थी जो अभी बताई थी, रुद्रसेन। वो रुद्रसेन अपने नाना के राज्य का भी उत्तराधिकारी था, और वो रुद्रसेन किसका था? अपने बाबा यानी दादा के राज्य का भी उत्तराधिकारी था। तो उस समय प्रवरशेन पावरफुल हो रहा था थोड़ा सा, तो उसने महारशिव और वाकाटक राज्य को एक संयुक्त शासन में रख लिया, या तो यूं कहें कि भाई वो उनके रिश्तेदार थे। अब गौतमी पुत्र तो पहले ही मर चुका था, अब उसके बाद इस प्रवरशेन की मृत्यु होगी, तो लगभग 335 ईस्वी के आसपास प्रवरशेन की मृत्यु होती है, और फिर उसका पोता वही रुद्रसेन अब यहाँ पर क्या करता है? वाकाटक वंश का अगला शासक बन जाता है। लिखिए इसको फटाफट से। वो वाकाटक वंश का अगला शासक बन जाता है। लिख देते हैं भाई। रुद्रसेन लगभग 335 ईस्वी के आसपास प्रवरशेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भाई साहब। प्रवरशेन की मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद रुद्रसेन, प्रवरशेन की मृत्यु के बाद रुद्रसेन शासक बना। प्रवरशेन की मृत्यु के बाद रुद्रसेन शासक बना। प्रवरशेन के
प्रवरसेन के 3 अन्य पुत्र भी थे, जो प्रांतीय शासकों के तौर पर कार्यरत रहे। अब आप देखिए, पुत्र को सत्ता ना दे करके पोते को सत्ता दी गई, क्योंकि उसके पास एक उत्तराधिकार था। उसके नाना भारशिव भगवान नाम के शासक था, प्रांतीय शासकों के रूप में रहे, और इनका भतीजा जो है ये शासन कर रहा है। इस रुद्रसेन पर इसके नाना नाग भारसिम भगवान की बड़ी कृपा थी, क्योंकि इसी को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है, क्योंकि उसकी बेटी के एक ही बेटा था, उस पे लड़की ही थी, लड़का नहीं था। अब सिचुएशंस क्या थी, ये प्रवरसेन की मृत्यु के बाद रुद्रसेन शासक बना। प्रवरसेन के 3 अन्य पुत्र भी थे। ये जो पुत्र थे प्रवरसेन के, इन पुत्रों के द्वारा, इन पुत्रों द्वारा प्रवरसेन की मृत्यु के बाद, प्रवरसेन की मृत्यु के बाद विद्रोह कर स्वतंत्र होने की चेष्टा की गई, परंतु परंतु भारशिव भगवान की सहायता से, भारशिव भगवान की सहायता से रुद्रसेन के द्वारा इनको परास्त कर दिया गया, चाचाओं को हरा दिया गया। पूरा परिदृश्य समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को पूछ सकते हैं, लाइव क्लास का मतलब ये है। भगवान की सहायता से रुद्रसेन के द्वारा इनको परास्त कर दिया गया। इसमें एक लाइन और भी लिख लो, भगवान की मृत्यु के बाद, भगवान की मृत्यु के बाद रुद्रसेन भगवान के राज्य का स्वामी भी बन, भगवान के राज्य का स्वामी भी बन गया, भगवान के राज्य का स्वामी भी बन गया। ठीक है ना? इस समय तक वर्तमान यूपी, एमपी, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ आदि सभी वाकाटक रुद्रसेन के साम्राज्य में आते।
अब आप समझ सकते हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि भाई इस समय भी इन वाकाटकों का शासन जो है वो कितना फैला हुआ था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई। रुद्रसेन के टाइम का जो अंतिम पीरियड था उसमें रुद्रदामा द्वितीय नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में इस गुजरात और काठियावाड़ वाले इलाके में फिर से शक क्षत्रपों का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, साम्राज्य में आते हैं। लेकिन रुद्रसेन रुद्रसेन के अंतिम समय रुद्रदामा द्वितीय ये शकों का व्यक्ति है, याद रखना, और रुद्रसेन वह कटकों का व्यक्ति है। रुद्रदामा द्वितीय के नेतृत्व में गुजरात एवं काठियावाड़ क्षेत्र में फिर से शक क्षत्रपों का शासन प्रारंभ हुआ। फिर से शक क्षत्रपों का शासन प्रारंभ हुआ। फिर से शक क्षत्रपों का शासन प्रारंभ हो गया। संभवतः अपने चाचाओं के साथ संघर्ष में रुद्रसेन की शक्ति कमजोर हुई और इसका फायदा शक क्षत्रपों ने उठाया। क्षत्रपों ने उठाया। लिखिए फटाफट। ठीक है, 1 घंटे का मैंने सेशन लिया है, अब आपसे ज्यादा नहीं लिया। शुरू किया है इसको आज। अभी थोड़ा सा 15 तारीख तक मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन समय जैसे ही मिलेगा मुझे मैं क्लास करूंगा आपके साथ और इसको बढ़ाते हैं। रुद्रसेन के बाद इस वंश में पृथ्वीसेन नाम का एक व्यक्ति आएगा। वाकाटक राजा पृथ्वीसेन पढ़ना है आपको। और वाकाटक राजा पृथ्वीसेन के बाद में जो है ये फिर गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चले जाएंगे। वाकाटक क्या है, गुप्तों के अधीनता में आ जाएंगे। पृथ्वीसेन हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे और फिर कल के सेशन में हम लोग कदम्ब राजवंश पर पढ़ेंगे। वही कदम राजवंश जो मयूर शर्मन जैसे, मयूर वर्मन जैसे राजाओं के लिए आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोगों ने सुना हुआ है। मैं व्यस्त था थोड़ा सा, बताया था आप लोगों को कि भाई परिवार में डेथ हो गई है। मेरी दादी जो है वो एक्सपायर कर गई थी, चली गई थी हम सबको छोड़ के, आपको बताया भी था। तो क्लास रेगुलर नहीं थी, यूट्यूब पर भी मेरी क्लास रेगुलर नहीं जा पा रही है। अभी ये वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पे भी मैं लगा दूंगा, बच्चों के लिए शाम को थोड़ी पढ़ लेंगे। और दशहरे और नवरात्रि पे कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहे थे, बुक्स टेस्ट सीरीज या कोर्सेज आप लोगों को लेने, तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट और सारी बुक्स उनके साथ फ्री आ रही है। वो एज इट इज पहले की तरह चला हुआ है।
5 तारीख हमारे सभी ऑफर्स की लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद शायद इस मंथ आपको ऑफर नहीं मिलेंगे, फिर शायद दिवाली पे मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पेड बैचेज़ में जुड़ना चाहते हैं, ये सैलरी रहती है हमारी पढ़ाने की पेड क्लासेस की, मतलब हम लिख के ही पढ़ाते हैं सब। अब आज थोड़ा-सा मैं एक अलग माहौल में हूँ तो जोश में नहीं था, बाकी पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि चीज़ों को कनेक्ट करूँ और आपको बताऊँ कि भई ये किस तरीके से आगे बढ़ा। तो हम इतिहास के हर पहलू पे चर्चा करते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स नए हमें देख रहे हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। अगर मैं फ्री रहा तो फिर यूट्यूब पर इवनिंग में एमसीक्यूज वाली देगा। धन्यवाद।